तो हम लोग ड्यूगिट की सामाजिक समेकता इस पर बात कर रहे थे कि सामाजिक समेकता, इस पर आधारित चिंतन है। किसका? ड्यूगिट का। और सामाजिक समेकता का विचार उन्होंने कहां से लिया? दुर्खीम से। लेकिन दुर्खीम की सामाजिक समेकता और ड्यूगिट की सामाजिक समेकता दोनों में अंतर है। दुर्खीम की सामाजिक समेकता एक आदर्श है, उस आदर्श के आधार पर समाज का निर्माण होगा और देखा जाएगा कि समाज ठीक ढंग से काम कर रहा है या नहीं, क्योंकि वो ये मानते हैं कि समाज का निर्माण तभी हो सकता है जब व्यक्तियों में परस्परावलंबन, एक दूसरे का सहयोग करने की वृत्ति ये पाई जाएगी और व्यक्ति एक दूसरे का सहयोग करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि वे एक परिवार, एक गोत्र, एक जाति का सदस्य होंगे और उनकी कुछ समान आवश्यकताएं होंगी। इसलिए वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे का सहयोग करेंगे और कायिक समाज का, ठीक है, निर्माण नहीं, लेकिन यंत्रवत समेकता स्वयं में कायम कर लेंगे। और ये यंत्रवत समेकता आप देख चुके हैं कबीलाई समाजों में। एक कबीले के लोग ये सारे के सारे परस्पर रक्त संबंधों से एक गोत्र के आधार पर, एक जाति के आधार पर जुड़े रहते हैं और एक दूसरे के हितों का, ठीक है, पालन और पोषण करते हैं। आज कबीला खत्म हो गया, लेकिन आधुनिक कबीले आप देख सकते हैं। डॉक्टरों का संगठन, वकीलों का संगठन, शिक्षकों का संगठन, उस पर लिंग, जाति, धर्म का भेद नहीं है। वे समान हितों के लिए संगठित हुए लोग हैं और उनमें यंत्रवत समेकता पाई जाती है, ठीक है ना। वे समान हितों के आधार पर संगठित हुए समाज है, लेकिन सबके कुछ विशेष प्रकार की आवश्यकताएं भी हैं। डॉक्टर को वकील की जरूरत है तो वकील को डॉक्टर की, दोनों को म्यूजिशियन की जरूरत है क्योंकि काम करते करते थकेंगे तो म्यूजिशियन भी चाहिए, क्योंकि म्यूजिशियन मनोरंजन करके आपको अगले दिन काम करने के लिए रिफ्रेश ये कर देगा। अगर आप रिफ्रेश नहीं हुए तो आप अगले दिन काम नहीं कर पाएंगे। तो धीमे धीमे यंत्रवत समेकता से समाज कायिक समेकता की ओर बढ़ता है, ऐसा एमिल तुर्खीम का विचार है। और तब वो समाज के तौर पर संगठित रहता है। इसीलिए वो समाज अपेक्षा करता है कि समाज का कोई सदस्य ऐसा काम न करे जिसके कारण से दूसरे उसका सहयोग करने के लिए निरुत्साहित हो या दूसरों को ऐसा लगे कि ये व्यक्ति सहयोग करने योग्य नहीं है। क्योंकि समेकता है क्या? सहयोग की भावना। अगर समेकता को सरल शब्दों में रखें, जिस सामाजिक समेकता की बात ड्यूगिट कर रहे हैं, जिस सामाजिक समेकता की बात दुर्खीम ने की, वो सामाजिक समेकता है क्या? वो सामाजिक समेकता अंततः सहयोग की भावना है। लोग एक दूसरे का सहयोग करते हैं इसलिए क्योंकि वे एक सामाजिक प्राणी है और समाज के तौर पर ही रह सकते हैं। ये भी है सामाजिक प्राणी जो देख रहे हैं दुर्खीम और ड्यूगिट, वो एक डिफरेंट एंगल से चीजों को देख रहे हैं। उन्होंने सिर्फ इतना नहीं कहा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, बड़ा आदर्श है, सामाजिक प्राणी है और जानवर सामाजिक प्राणी नहीं है। मनुष्य सामाजिक प्राणी इसलिए है क्योंकि वो समाज में ही रह सकता है। ये कंपल्सन है, विवशता है।
अगर तुम समाज के बिना रह सकते तो शायद तुमसे ज्यादा जानवर कोई होता नहीं। और ये तुमने युगों से सिद्ध किया है, युगों से। ठीक है ना? तो चाहे दुर्खीम हो और चाहे ड्यूगिट हो, दोनों कहते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, लेकिन यह समाज में ही रह सकता है। समाज में क्यों रह सकता है? समाज के बिना क्यों नहीं रह सकता? इसलिए क्योंकि इसकी कुछ आवश्यकताएं हैं और इसकी कुछ आवश्यकताएं एक जैसी हैं और इसकी कुछ आवश्यकताएं भिन्न प्रकार की हैं। इसकी सारी आवश्यकताएं एक जैसी नहीं है। भोजन की आवश्यकता, पानी की आवश्यकता, स्वास्थ्य की आवश्यकता, चिकित्सा की आवश्यकता सबको है, लेकिन कानूनी सहायता की आवश्यकता सबको नहीं है। ठीक है, इंजीनियर की जरूरत सबको नहीं है, लेकिन जरूरत है तो व्यक्तियों की कुछ समान आवश्यकताएं, कुछ असमान आवश्यकताएं हैं। और व्यक्ति एक तरीके का ही हो सकता है। तुम डॉक्टर ही हो सकते हो, डॉक्टर के साथ वकील भी नहीं हो सकते, क्योंकि डॉक्टर होने के लिए डिफरेंट माइंड का सेटअप ये चाहिए और वकील होने के लिए माइंड का डिफरेंट सेटअप चाहिए। एक वकील इस बात को समझ सकता है कि हर बात में प्रतिनिधित्व तो नहीं चलता। एक डॉक्टर इस बात को समझने में असमर्थ है। एक डॉक्टर साहब एक दिन हमसे कह रहे थे कि इसमें क्या हो गया, आपको यही तो पूछना है कि इस पेपर में जो लिखा है इससे कौन सी बीमारी संगठित हो रही है, या इस चोट का प्रकार क्या है, हम अपने जूनियर को भेज देते हैं। तो अब हम उन्हें यह समझा पाने में असमर्थ हैं कि हर मामले में प्रतिनिधित्व तो नहीं चलता, रिप्रेजेंटेशन होता है, लेकिन व्यापार करने के लिए जो सौदे हैं उनमें रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। यहां रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकता, क्योंकि उपहत के शरीर को, इंजर्ड के शरीर को आपने देखा था। आपसे हम 20 तरीके से पूछ सकते हैं क्या कह रहा था, क्या चिल्ला रहा था, क्योंकि चिल्लाने से भी पता लगेगा चोट का नेचर। वो आपने ऑब्जर्व किया है और आप दूसरे को भेजेंगे तो वो जितना आपकी बात को समझेगा उतनी बताएगा और उसमें भी अपनी समझ मिला देगा। कल बड़ा मजेदार हुआ, हम खाली बैठे थे, एक सज्जन हमारे पास आए और उन्होंने कहा कि आप एक चीफ लिखा देंगे, यानी मुख्य परीक्षा। हमने नहीं लिखाएंगे, चले गए। अब उसके बाद हमें पता लगा बाद में कि एक न्यायिक अधिकारी ने लोक अभियोजक छुट्टी पर होने के कारण बुलवाया था कि एक चीफ लिखाइए। अब वो तो मेरा काम है, वो तो हमें लिखाना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए तो हम इनकार ही नहीं कर सकते। और फिर ये गरिमा के भी विरुद्ध है। एक न्यायिक अधिकारी अगर बुला रहा है तो हमें जाना चाहिए, अपनी बात कहनी चाहिए, जो वो कह रहा है करना चाहिए। ये गरिमा के भी खिलाफ है। लेकिन उनके कहने का जो ढंग था वो ये था ही नहीं। उनके कहने का ढंग तो ये था क्या आप एक चीफ लिखा देंगे। अब इससे तो जो हमारी समझ में आया वो ये कि लगता है गवाह पक्षद्रोही हो गया है, लोक अभियोजक लिखाने को तैयार नहीं होंगे। ये हमारे पास आ गया है और कह रहा है एक चीफ लिखा दो। उन्होंने मना कर दिया, नहीं लिखाएंगे। तो बात किस ढंग से कही जा रही है इससे भी बात के अर्थ बदलते हैं। ठीक है ना? तो ढंग, आप एक ढंग से बात कहेंगे और आप दूसरे ढंग से बात कहेंगे तो बात के अर्थ बदल जाएंगे। तो हर मामले में प्रतिनिधित्व तो नहीं हो सकता। कैसे हो जाएगा? वो कुछ आपकी बात को समझेगा और पता नहीं क्या बता देगा और हम क्या निष्कर्ष निकालेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब को ये बात समझ में नहीं आएगी, एक वकील को आएगी। और एक वकील को
जो समझ में आसानी से, एक डॉक्टर साहब को जो आसानी से समझ में आएगा वो वकील साहब को नहीं आएगा। आदमी कुछ होने के लिए पैदा हुआ है और वो वही होगा जो वो होने के लिए पैदा हुआ है। इसलिए तुम सिर्फ एक हो सकते हो, तुम दो नहीं हो सकते। हम तुमसे कहें नाचो, तुम कहोगे अभी हम नहीं नाच पाएंगे, शर्म लगेगी। जो आपका नर्तक है उससे कहें नाचो, उसे वो नाचेगा ही तब जब 10 लोग हो। उससे कहो अकेले नाचो, वो कहे टाइम बर्बाद कर रहा हूं। वृत्तियां भिन्न है, वृत्ति अलग है। तो आदमी एक ही हो सकता है, वो दो नहीं हो सकता। इस चीज को देखा है दुर्कीम ने भी, इस चीज को देखा है ड्यूगिट ने भी। इसलिए वो कह रहे हैं कि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है और ये समाज में ही रह पाएगा। समाज में इसलिए रह पाएगा क्योंकि अगर इसकी कुछ ऐसी आवश्यकताएं न हो जो असमान प्रकार की हो, तो भले ही ये अकेले रह ले, अपने उद्योग से, अपने परिश्रम से हो सकता है कुछ अर्जित भी कर ले अपने निर्वाह योग्य, लेकिन इसकी जो असमान आवश्यकता है उसकी पूर्ति कैसे होगी? उसके लिए तो विभिन्न व्यक्तित्वों को समाज में विकसित भी करना होगा और उनके बीच सहयोग की भावना ये भी पैदा करनी होगी। और इस सहयोग की भावना को ही समेकता ये कहा है। समेकता क्या है? सहयोग की भावना। इसी को समेकता यानी सहयोग की भावना। इसके बिना काम नहीं चलने वाला, और जिसके बिना काम नहीं चलने वाला उसको संरक्षित और सुरक्षित होना चाहिए। संरक्षा और सुरक्षा का प्रकार क्या होगा दूसरी बात है। संरक्षा और सुरक्षा के प्रकार पर जब बात होती है तो इहरिंग प्रमाणवादियों के तरीके को प्रश्रय देते हैं। इहरिंग कहते हैं कि राज्य की सहायता लो, बाह्य बाध्यताएं उत्पन्न करो। इसलिए ड्यूगिट इहरिंग से भी प्रभावित हैं, लेकिन इहरिंग के तरीके से प्रभावित नहीं है। इहरिंग ने कहा था कि कानून का उपयोग क्या है? व्यक्ति का हित और समाज का हित, इसके बीच सामंजस्य बिठा देने की कला को ही कानून ये कहते हैं। ठीक है, ये निष्कर्ष था इहरिंग का कि व्यक्ति और समाज, इसके बीच सामंजस्य बिठा देने की कला ये कानून है। इस बात से प्रभावित है ड्यूगिट भी, और इसीलिए इहरिंग ने चूंकि कहा था कि व्यक्ति और समाज के बीच सामंजस्य बिठाने की कला को कानून कहते हैं, इसलिए उन्होंने कानून का उपयोग किया व्यक्ति और समाज के बीच सामंजस्य बिठाने के लिए और इस ढंग से सामाजिक प्रगति को संभव बनाने में। इसलिए इहरिंग को सामाजिक उपयोगितावादी ये कहा जाता है। और आपसे खूब ये धड़ाधड़ पूछा जाता है, आप एलएलएम का एग्जाम देंगे कहीं, एंट्रेंस का, या आप अगर कहीं प्री में ज्यूरिस्प्रूडेंस है तो वहां पूछेंगे अगर, तो वो ही खूब पूछते हैं। 2 सवाल इहरिंग के बारे में खूब, 3 खूब होते हैं कि सामाजिक गति के तुला यंत्र, इनकी कल्पना किसने की? सामाजिक उपयोगितावादी किसे कहा गया है? और समाज शास्त्रियों में आज्ञापक विचारक किसे कहा गया है? ये 3 सवाल इहरिंग के बारे में खूब होते हैं। तो उन्हें सामाजिक उपयोगितावादी कहा है। ड्यूगिट उनसे प्रभावित है। वो मानते हैं कि कानून का उपयोग समाज में सहयोग की भावना को उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है। तरीके से प्रभावित नहीं, क्योंकि तरीका इहरिंग का प्रमाणवाद है और ड्यूगिट का प्रकृतिवादियों का विचार ये तरीका है। ड्यूगिट प्रकृतिवादियों के नजदीक है, वो नेचुरलिस्टों के नजदीक हैं, इहरिंग प्रमाणवादियों के नजदीक है। ड्यूगिट की मान्यता है, ड्यूगिट कहते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, समाज में ही रहेगा, समाज के अलावा नहीं रह सकता। ठीक है, इसके अलावा ड्यूगिट कहते हैं सामाजिक समेकता यानी परस्पर सहयोग की भावना। वो कहते हैं आज तो विशेषीकृत जरूरतें आ गई हैं, विशेषीकृत आवश्यकताएं आ गई और उनकी पूर्ति विशेषज्ञों द्वारा हो सकती है। इसलिए आज सामाजिक समेकता का महत्व और भी ज्यादा बढ़ गया। पहले भले ही इतना ना रहा हो,
उन्होंने कहा मनुष्य जैसे जैसे जटिल होता गया, जटिल मनुष्य किसे कहते हैं और सरल मनुष्य किसे कहते हैं? मनुष्य जैसा भगवान ने पैदा किया था सिर्फ वैसा ही रहे तो वो सरल है। इसीलिए कहा जाता आदिवासी सरल होते हैं, सभ्य मनुष्य जटिल होता है। जैसे जैसे तुम आवरण ओढ़ते जाते हो तुम जटिल होते जाते हो। जटिल मीनिंग देर भाई फिर तुम्हें पहचानना मुश्किल होने लगता है। इसीलिए हम कहा करते हैं कि पढ़े लिखे ज्यादा धूर्त होते हैं। ये मूर्खतापूर्ण विचार है कि व्यक्ति को पढ़ा लिखा होना चाहिए ना, व्यक्ति को ज्ञानी होना चाहिए, व्यक्ति को संवेदनशील होना चाहिए। क्योंकि पढ़ा लिखा ये तो धूर्त होता है, ये तो छिपा लेता है अपने को, ये तो जटिल व्यक्ति होता है, सरल नहीं होता है। आप अक्सर देखेंगे पढ़े लिखे बहुत जटिल होते हैं, उन्हें समझना बड़ा कठिन है। वो कहते हैं तुम तो आदमी मुखौटों पर मुखौटे लगाए हो। तो जैसे जैसे मनुष्य जटिल होता गया है उसने चीजों पर आधिपत्य जमाया है, कब्जा जमाया है, और इसलिए सामाजिक समेकता इसकी और जरूरत बढ़ी है। अब इस आदमी को सरल तो नहीं किया जा सकता, ये दूसरों का सहयोग करे, चाहे इयरिंग के तरीके से हम इसे दूसरों का सहयोग करने के लिए राजी करें। यानी सामाजिक के चार तुलायंत्र, इसके अंदर भी अहमवादी प्रवृत्तियां भी हैं, इसके अंदर लोभ है, यानी इनाम पाने की इच्छा है। इनाम पाने की इच्छा क्या है? लोभ। इसके अंदर डर है। डर क्या है? उत्पीड़न न हो मेरा, ये इसके अंदर कर्तव्य और प्रेम भी है। या तो हम उनको बैलेंस करें, ठीक है, और इससे सामाजिक गति करवा लें, और या हम ड्यूगिट के तरीके को इस्तेमाल करें, ठीक है। लेकिन सहयोग उत्पन्न करना है। इसीलिए कहते हैं ना कि वो इयरिंग से प्रभावित है। ड्यूगिट के बारे में कहा इसीलिए जा रहा है कि वो इयरिंग से प्रभावित है, ठीक है। ड्यूगिट की मान्यता ये है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, समाज में ही रहेगा, और वो कहते हैं सामाजिक समेकता के बिना नहीं रह सकता। इसीलिए ड्यूगिट कहते हैं सामाजिक समेकता एक निर्विवाद तथ्य है। सामाजिक समेकता ऐसा तथ्य नहीं है जिस पर कोई विवाद किया जा सके। वो कहते हैं ये एक आकलन संबंधी तथ्य है। आकलन संबंधी तथ्य यानी एक अनुभव योग्य तथ्य है। अनुभव योग्य तथ्य यानी तुम महसूस कर सकते हो इसकी उपस्थिति। वो कहते हैं समाज को देखिए, आप एक सामान्यीकरण करिए, एक सर्वग्राही सामान्यीकरण, सर्वग्राही सामान्यीकरण यानी समाज की किसी गतिविधि को देख लीजिए, हर जगह आपको समेकता दिखाई देगी, सहयोग की भावना दिखाई देगी। इसलिए ड्यूगिट कहते हैं सामाजिक समेकता एक आकलन संबंधी तथ्य है। ये कोई ऐसा तथ्य नहीं है जिस पर विवाद किया जा सके। ये विचार पद्धतियों के परे है, ये मीमांसकीय विचार विमर्श के परे, ये विवादों के परे है। ऐसा नहीं विद्वान इस पर विचार करें। जैसे शांति एक आवश्यकता है, शांति पर विवाद नहीं हो सकता। शांति स्थापना के तरीकों पर विवाद हो सकता है। शांति वार्ता से स्थापित होगी या महाभारत जैसे युद्ध से स्थापित होगी, ये तय करने की बात है। और युद्ध शांति के लिए ठीक माना जाएगा, युद्ध शांति के लिए स्वयं भगवान खड़े होकर कराते हैं। युद्ध अपनी क्षमता के प्रदर्शन के लिए खराब है, वो नहीं होना चाहिए। इसलिए भगवान अंतिम प्रयास शांति दूत बनकर करते हैं कि अंतिम बात आनी चाहिए और आपका युद्ध न हो, लेकिन शांति के लिए युद्ध फिर किया जाएगा। शांति क्योंकि एक जरूरत है, शांति पर विवाद नहीं चल सकते। शांति पर विचार पद्धतीय विवाद, शांति पर मीमांसाएं, टीकाएं नहीं लिखी जा सकती। ऐसे ही सामाजिक समेकता ड्यूगिट के मुताबिक विवाद योग्य तथ्य नहीं है, इस पर विवाद नहीं किया जा सकता। यह आकलन संबंधी तथ्य, इसके बिना तो समाज रहेगा ही नहीं। यह ड्यूगिट का निष्कर्ष है। और वो कहते हैं सामाजिक समेकता की भावना को बनाना यही न्याय है। न्याय की नई व्याख्या आई है। इससे पूर्व जो न्याय की व्याख्या हम लोगों ने पढ़ी थी, समता की स्थापना, स्वतंत्रता की स्थापना, ड्यूगिट कहते हैं न्याय का मतलब ही है कि सब एक दूसरे का सहयोग करें, और जो व्यक्ति के हित हैं,
विभिन्न व्यक्तियों के, उनकी हित साधना में सारे लोग लगे रहे हैं। यही जो लक्ष्य है ये होना चाहिए। सामाजिक समीक्षा उसी तरह एक आवश्यकता है जैसे शांति एक आवश्यकता है, और सामाजिक समीक्षा की स्थापना यही न्याय है, ये ड्यूगिट ने कहा है। ड्यूगिट ने जो मॉडल लिया है सामाजिक समीक्षा यानी सहयोग की भावना को स्थापित करने का, वो मॉडल उन्होंने नेचुरलिस्टों से लिया है। इयरिंग ने जो सामाजिक गति के तुला यंत्रों के समेकन के लिए जो मॉडल लिया था प्रमाणवादियों से लिया था। उनका कहना था कि राज्य बाह्य बाध्यताएं, विधि सामाजिक जीवन की दशाओं का योग है जिसे राज्य बाह्य बाध्यताओं के माध्यम से सुरक्षित कर देता है। ये इयरिंग का निष्कर्ष था। इस तरह वो प्रमाणवादियों के नजदीक गए थे। ड्यूगिट प्रकृतिवादियों के नजदीक है, लेकिन ड्यूगिट ने प्रकृतिवादियों में उन विचारकों का विरोध किया है जिन्होंने मनुष्य के प्राकृतिक अधिकारों की बात की है। हम लोगों ने पढ़ा था, ग्रोशियस थे, प्यूफेनडार्फ थे, ठीक है ना, ग्रोशियस, प्यूफेनडार्फ, इसके अलावा मॉन्टेस्क्यू, लॉक, हॉब्स, ठीक है, इन्होंने प्राकृतिक मनुष्य के अधिकारों की बात की थी। ज्ञानोदय काल और पुनर्जागरण काल में जो विचारक आए थे, नेचुरल स्कूल जब हम लोग देख रहे थे, तब ज्ञानोदय काल और पुनर्जागरण काल में कुछ विचारक आ रहे थे जो मनुष्य के प्राकृतिक अधिकार की बात कर रहे थे। ड्यूगिट ने प्राकृतिक अधिकार की नहीं, कर्तव्यों की बात की है। देखिए, व्यवस्था के दो आधार हो सकते हैं। एक अधिकार आधारित व्यवस्था है और ये संघर्ष की ओर ले जाती है। एक कर्तव्य पर आधारित व्यवस्था है, ठीक है, ये प्रेम की ओर जाती है, ये सामाजिक लगाव को उत्पन्न करती है। लेकिन होता यह है कि अति अधिकार पर आधारित व्यवस्था में अगर होगी तो अव्यवस्था ये पैदा होगी, क्योंकि वो बताएंगे ये मेरा अधिकार, वो बताएंगे ये मेरा अधिकार, करे कोई कुछ नहीं, ठीक है। और कर्तव्यों पर आधारित व्यवस्था, इसमें भी हम बैठे हुए आराम से और तुम थोड़ा कर्तव्य के प्रति ज्यादा जागरूक हो, तुम करते करते मरे जा रहे, हम कुछ कर ही नहीं रहे। भाई, सरकारी कर्मचारी का ये कर्तव्य है ना कि उसे जो काम दिया गया वो करे, ठीक है, और जितना वर्किंग आवर्स में किया जा सकता है उतना करे। अगर 10 से 5 वर्किंग आवर हैं तो 10 से 5 उसे काम करना चाहिए। क्योंकि नाकारा है, इसलिए गवर्नमेंट को एक मिनिमम वर्कलोड तय करना पड़ा है कि कम से कम कोई कैसा भी हो, क्योंकि आदमियों में विभिन्न क्षमताओं के लोग होंगे, कुछ ज्यादा कार्यकुशल होंगे, थोड़े कुछ कम कार्यकुशल होंगे, तो कोई कैसा भी हो कम से कम इतना तो कर ही लेगा। तो कायदा ये कहता है कि जो कम कार्यकुशल है वो उतना करें जितना बताया गया, जितना कर सकते हैं, और जो ज्यादा कार्यकुशल है वो 10 से 5 काम करें, लेकिन सब उतना ही करेंगे जितना करना डंडा जरूरी बना रहा है, उससे ज्यादा करेंगे ही नहीं। ये कर्तव्य आधारित व्यवस्था का दोष है। कर्तव्य आधारित व्यवस्था का गुण क्या है? सामाजिक प्रेम को उत्पन्न करती है। कर्तव्य आधारित व्यवस्था का दोष क्या है? ये नाकाराओं को पैदा करती है। अधिकार आधारित व्यवस्था का गुण क्या है? ये मनुष्य को सुखी और संपन्न बनाती है। अधिकार आधारित व्यवस्था का दोष क्या है? ये सामाजिक अशांति को पैदा करती है, क्योंकि सब अधिकारों के बारे में ही सोच रहा है, कर्तव्य किसी का कुछ ही नहीं, कर्तव्य उसके दिमाग में ही नहीं। तो अति नहीं होनी चाहिए। अधिकार और प्रेम का, अधिकार और कर्तव्य का समन्वय ये होना चाहिए, दोनों बातें होनी चाहिए। और यही हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में देखते हैं। फंडामेंटल राइट भी है तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी ये भी है, दोनों है। फंडामेंटल ड्यूटीज भी अब तो ले आए, और सुप्रीम कोर्ट के जो नए निर्वचन आ रहे हैं तो फंडामेंटल ड्यूटीज के आधार पर निर्वचन आ रहा है। वो कह रहे हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज, बिकॉज यू आर ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, एंड एज अ सिटीजन इफ यू आर क्लेमिंग
for such type of rights which are known by us as a fundamental right, then you are also bound to follow those guidelines which are contained in the Constitution of India as a fundamental duty. ठीक है, ये भी बात आ रही है। तो समन्वय होना चाहिए। ड्यूगिट कर्तव्य पर आधारित व्यवस्था ये कायम करना चाहते हैं। और सामाजिक समेकता समाज में उपलब्ध हो, इसी को न्याय कहते हैं। वो कहते न्याय और कुछ है नहीं। ड्यूगिट की व्यवस्था के जो दो आदर्श हैं, वो एक सामाजिक समेकता और दूसरी, या यूं कहें ड्यूगिट की जो व्यवस्था है वो दो आधार बिंदुओं के इर्द गिर्द घूमती है। एक तो उनकी विधिक व्यवस्था कहती है कर्तव्य आधारित, वो कहते हैं विधि ऐसे बननी चाहिए जो लोगों को उनके कर्तव्यों को करने में सहायक सिद्ध हो, तभी वो सामाजिक समेकता को उत्पन्न करेगी और तभी समाज का अस्तित्व संभव होगा। एक सुखी समाज का, एक शांतिपूर्ण समाज का, और विधि और व्यवस्था का लक्ष्य यही है। ठीक है, सामाजिक समेकता। इसको ड्यूगिट के बारे में एक प्रश्न पूछा जाता है खूब, ऐसा कौन सा समाजशास्त्री है जिसने एक न्यायाधिकरण की सिफारिश की है, एक ट्रिब्यूनल इसकी सिफारिश की है ड्यूगिट ने। एक ट्रिब्यूनल बननी चाहिए जिसमें विधिशास्त्री हों, ठीक है, लायर की परिभाषा में आने वाले सारे लोग ये हों। जब कोई कानून बने तो वो ट्रिब्यूनल ये तय करे कि वो सामाजिक समेकता की भावना से संगत है अथवा असंगत। ड्यूगिट ने एक ट्रिब्यूनल की बात की है। ड्यूगिट कर्तव्य आधारित व्यवस्था की बात करते हैं। ड्यूगिट कहते हैं, उन्होंने काम्टे का एक प्रसिद्ध कोट है, ऑगस्ट काम्टे का। ऑगस्ट काम्टे ने कहा कि मनुष्य सिर्फ एक ही अधिकार धारित कर सकता है, और वो अधिकार कौन सा है? अपने कर्तव्यों को करने का अधिकार। बस, इसके अलावा और कोई अधिकार मनुष्य का नहीं हो सकता। ये ऑगस्ट काम्टे जो इतिहास के जनक कहे, सॉरी, समाजशास्त्र के जनक कहे जाते हैं, उनके द्वारा कहा गया कोड है। ठीक है, तो ऑगस्ट काम्टे के इस कोड को ड्यूगिट ने अपनाया है। और ड्यूगिट ये कहते हैं कि सिर्फ कर्तव्य और सबके, उनके भी जो शासक हैं और उनके भी जो नागरिक, शासक और नागरिक के बीच कोई भेद नहीं किया है। ड्यूगिट ने नए सिरे से राज्य, विधि और संप्रभुता, इन संकल्पनाओं को परिभाषित किया है और ये माना है कि राज्य, विधि और संप्रभुता, इसका अस्तित्व लोक सेवाओं के अबाधित संचालन इस तक सीमित है। अर्थात उनका जन्म, चाहे राज्य हो, चाहे विधि हो, चाहे संप्रभुता, इसका जन्म जो हुआ है वो केवल इसलिए हुआ है कि लोक सेवा, नागरिकों की सेवा के लिए जो सेवाएं राज्य द्वारा संचालित की जा रही वे अबाधित ढंग से संचालित होती रहें। यानी राज्य शासन करने के लिए नहीं, लोक सेवकों के द्वारा लोक सेवाओं के माध्यम से अबाधित लोक सेवा करने के लिए राज्य, विधि और संप्रभुता ये जन्मी है। राज्य को संप्रभु इसलिए बनाया गया ताकि अगर कोई लोक सेवा के विरुद्ध काम कर रहा है, तुम अगर सड़क जाम करोगे तो तुम्हारे डंडे मारेंगे, कोई नहीं कर सकता। यानी संप्रभुता की शक्ति का उपयोग शासन करने के लिए नहीं होगा, संप्रभुता की शक्ति का उपयोग लोक सेवाओं के अबाधित संचालन के लिए होगा। जैसे कहते थे ना पहले, गुरु जब कोई यूनिक शक्ति किसी शिष्य को देता था तो वो कहता था कभी भी गुरु दक्षिणा इसी बात की है कि ये यूनिक ताकत सिर्फ मानव कल्याण के लिए यूज करोगे, कभी अपने सामर्थ्य के प्रदर्शन के लिए नहीं, किसी से बदला लेने के लिए नहीं। भाई, महाभारत के युद्ध में कंसेप्चुअली अगर देखें तो अर्जुन के पास तो दिव्यास्त्र ही दिव्यास्त्र हैं, और इसीलिए कर्ण और इन सबको अन्याय का पक्ष कहा गया है। ये दिव्यास्त्रों से सुशोभित होकर खड़े हैं, वो दिव्यास्त्र होते हुए साधारण शस्त्रों के भरोसे खड़ा है। क्यों ये कहा गया है कि असाधारण शस्त्रों का उपयोग
व्यक्तिगत हितों के लिए नहीं, समाज कल्याण जहां पर हो वहीं उन शक्तियों का उपयोग होगा, इसके अलावा नहीं। आप अपने सामर्थ्य के प्रदर्शन के लिए, दूसरों से बदला लेने के लिए उन शक्तियों का प्रयोग नहीं करेंगे। भले ही सामर्थ्य है, भले ही सामर्थ्य है, ये लोग महान क्यों हैं? इसीलिए तो है कि सामर्थ्य है। ड्यूगिट कहते हैं राज्य, विधि और संप्रभुता की जो शक्तियां हैं इसलिए उत्पन्न हुई ताकि लोक सेवा अबाधित चले। ये राजपथ नहीं, कर्तव्य पथ, प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक। ये जो कॉन्सेप्चुअल परिवर्तन है जो नामों के साथ दिखता है, फेसबुक के चूतिए समझ ही नहीं सकते इस बात को, वे मूर्ख हैं। उन्हें नामों के बदलने से के पीछे जो मानसिकता काम कर रही है उसका कोई ज्ञान ही नहीं है। ड्यूगिट कहते हैं अरे भाई वो भी तो यही कह रहे हैं, राज्य खत्म थोड़ी होगा, विधि खत्म थोड़ी होगी, संप्रभुता खत्म थोड़ी होगी। लेकिन राज्य को, विधि को, संप्रभुता को जो अधिकार परंपरागत रूप से दे दिए गए, वे अधिकार उनके हैं, ये नहीं, ये कॉन्सेप्ट को बदला है। अब भी वे अधिकार उनके हैं लेकिन उद्देश्य बदल गया। अब वे अपने सुख के लिए, अपने सामर्थ्य के प्रदर्शन के लिए उनके पास है नहीं, लोक सेवाओं के अबाधित संचालन के लिए उनके पास वो अधिकार है। ठीक है, इंडस्ट्री ठीक से रन करे, इसके लिए पुलिस एस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा। पुलिस इसलिए नहीं कि हम तो जिसे चाहेंगे पकड़वा लेंगे, नो, इसलिए नहीं। तो ड्यूगिट ने कर्तव्य आधारित व्यवस्था और दूसरी सामाजिक समीक्षा की बात की है। सामाजिक समीक्षा सामाजिक सहयोग की भावना है, ठीक है ना, ये ड्यूगिट के विचार हैं। अब हुआ क्या? ड्यूगिट की इस व्यवस्था के जो परिणाम हुए, क्योंकि कोई भी बात आप कहते हैं, आप कोई भी बात को, उसके कुछ अभिव्यक्त परिणाम होते हैं और उसके कुछ विविक्षित परिणाम होते हैं। ड्यूगिट की ये जो बातें आई हैं, इससे लोक कल्याणकारी राज्य, इनके स्थापित होने का, ठीक है, पूरी दुनिया में एक चलन ये चल पड़ा, ठीक है ना। लोक कल्याणकारी राज्य तो उसी को कहते हैं जो सारी शक्तियों को धारित करता है। ये थोड़ी होता लोक कल्याणकारी राज्य में राज्य के पास शक्तियां नहीं होती, वो संप्रभु नहीं होता, वो विधि नहीं बना सकता, सब कुछ कर सकता है, लेकिन उसके द्वारा किया गया विधायन सामाजिक समेकता के सिद्धांत के मुताबिक होना चाहिए। क्या वो सामाजिक सहयोग को उत्पन्न कर रहा है? इसके आधार पर उसकी विधि मान्यता तय होगी और यहीं पर ड्यूगिट की आलोचना भी होती है। वो कहते हैं कि सामाजिक समेकता उत्पन्न करने वाला कानून माना जाएगा यदि वो 3 मूल तत्वों का संरक्षण कर रहा है। अगर कानून से दूसरे की संपत्तियों को संपत्ति खाली पैसा नहीं होती, संपत्ति खाली रियल एस्टेट जिसे कहते हो वही नहीं होता, संपत्ति अनेकों प्रकार की है भाई। संपत्ति का एक प्रकार रियल एस्टेट है, संपत्ति का एक प्रकार पैसा है, संपत्ति का एक प्रकार इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, बहुत सारी संपत्ति के प्रकार है। तो ड्यूगिट कहते हैं अगर विधायन हो रहा है, राज्य संप्रभुता आदि की शक्तियों का उपयोग करके इस प्रकार संविधि का निर्माण कर रहा है कि वह संविदा की स्वतंत्रता, यानी चयन के विकल्प, संविदा की स्वतंत्रता का अर्थ हुआ चयन के विकल्प, संपत्ति का संरक्षण और केवल गलती के लिए दायित्व, इसके लिए कानून में प्रोविजन कर रहा है। तो कानून सामाजिक समीक्षा के सिद्धांत के अनुकूल है, अन्यथा प्रतिकूल है। अब यही ड्यूगिट की आलोचना होती है कि इस ढंग से तुम प्रकृतिवादियों के नजदीक पहुंच गए। तुम कहते हो कि हमारी जो सामाजिक समीक्षा है ये एक तथ्य है, ये तो आदर्श बन गया भाई, ये तो आइडियल बन गया ना, आदर्श। और कहा तुमने क्या कि सामाजिक समीक्षा एक तथ्य है जो समाज में पाया जाएगा। अब तुम कह रहे हो कि संविधि अविधिमान्य हो जाएगी,
अगर वो सामाजिक समेकता को उत्पन्न नहीं कर रही, और सामाजिक समेकता अर्थात सहयोग की भावना, और सहयोग की भावना यानी दूसरे की संपत्ति का आदर, संविदा की स्वतंत्रता और केवल गलती के लिए दायित्व। तो वही बात लौट फेर के आ गई, कोई बात ही नहीं बनी। दूसरा आपने ये कह दिया ड्यूगिट ने कि साहब कोई भी विविक्षित परिणाम जो इंप्लाइड रिजल्ट हुए ड्यूगिट की व्याख्या के, वो ये हुए कि एक तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हुई, साथ ही साथ ये बात भी आई कि ये तय होगा, कोई विधि बनाई विधायिका ने। अब आप कह रहे हैं कि अगर सामाजिक समेकता उत्पन्न हो रही तो संविधि यानी देखना पड़ेगा कि वो सामाजिक समेकता उत्पन्न कर रही या नहीं, और सामाजिक समेकता उत्पन्न कर रही सहयोग की भावना, तो लोग उसे संविधि के रूप में मानेंगे। तो लोक चेतना का ही दूसरा रूप आ गया, यानी लोग तय करेंगे कि कानून कानून होगा या कानून नहीं होगा। तो प्रकृतिवादी सेविनी उन्हीं का सेकंड एडिशन आपका आ गया, इसके अलावा क्या है। लेकिन ड्यूगिट की व्याख्या का एक परिणाम यह भी हुआ है कि सरकारों की आत्यंतिक शक्ति पर रोक लगी है, क्योंकि सरकार भी कर्तव्य करेगी, राज्य के भी कर्तव्य है और व्यक्ति के भी कर्तव्य, अधिकार किसी के पास नहीं। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है कि कोई चीज सहयोग उत्पन्न कर रही है या समाज को विखंडित कर रही, इसे कौन तय करे, इसे कौन तय करे। हिंदुस्तान में रिजर्वेशन सहयोग उत्पन्न कर रहा है या सामाजिक विभेद उत्पन्न कर रहा है, कौन तय करेगा। ये सामाजिक समेकता को उत्पन्न कर रहा है या सामाजिक विषमता उत्पन्न कर रहा है, क्या उत्पन्न कर रहा है देखा जाए भाई। तो क्या आखिर के बारे में माने, क्योंकि सामाजिक समेकता या सहयोग की भावना, इसकी व्याख्या अन्य अनेक लोगों द्वारा अपने अपने तरह से की जाएगी। इसलिए सामाजिक समेकता के आधार पर या ड्यूगिट के सिद्धांत के आधार पर फासिस्टवादी राज्य, ठीक है, यानी हिटलर, मुसोलिनी, उन्होंने भी सामाजिक सहयोग के नाम पर ही, जब सामाजिक सहयोग उत्पन्न करना है उसी के नाम पर सारे अत्याचार किए। और जो सामाजिक सहयोग वाकई उत्पन्न करते हैं, सामाजिक समेकता को वाकई बढ़ावा देते हैं, उन्होंने यानी ड्यूगिट का जो सामाजिक समेकता का सिद्धांत है, इट इज डबल एज्ड वीपन, ये दोनों तरह से उपयोग हो सकता है। तो ये ड्यूगिट की सामाजिक समेकता है। लेकिन फिर भी हमने बार बार कहा कि किसी भी विचारक का महत्व इसलिए कम नहीं हो जाता कि विचार में कमी है, विचार में तो कमी तो होगी। एक आदमी उतना ही तो समझ पाएगा जितना उसके अनुभव में आएगा। भाई अनुभव यही तो वो बताएगा लोगों को, जिसका कुछ अनुभव नहीं, वो उसके पास कुछ बताने को भी नहीं है। भाई बुद्धों, महावीरों पहले अनुभव किए ना, तब बताने योग्य हुए। जब तक अनुभव ही नहीं करेंगे, बताने योग्य क्या होगा। ठीक है ना। तो अनुभव जो उन्होंने किया वो बता रहे हैं, और अनुभव उन्होंने एक सीमित जीवन में किया है, तो जितना उनके अनुभव में आया उतना ही उन्होंने बताया। लेकिन इससे उनका महत्व कम नहीं होता और न ही विधिक क्षेत्रों को उनका योगदान ये कम होता है। तो ये ड्यूगिट का सामाजिक समेकता का सिद्धांत है। अब जो समाजशास्त्रीय विचार में बचते हैं, यहरलिच जिन्होंने लिविंग लॉ इसकी बात की है, और डीन रास्कोपाउंड, दो लोग बचते हैं जो हमें लगता है 2 दिन में हम लोग खत्म कर लेंगे। और उसके बाद आपका एक तो रियलिस्टिक स्कूल बचेगा और दूसरा मॉडर्न। तो मुझे लगता है 15-20 दिन ज्यूरिस्प्रूडेंस पे लगेंगे, अगर ईश्वर कृपाल रहा। इसके बाद हम लोग ज्यूरिस्प्रूडेंस खत्म करके फिर आगे कोई विषय देखेंगे, शुरू करेंगे। अभी